तो देखिए स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स उसमें बताए थे, तो सारे पॉइंट्स आपको आना चाहिए, है ना। सेंटर ऑफ मास की थ्योरी यहीं खत्म होती है। अब न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल्स की वैरायटी की कोई कमी नहीं है। ये ऐसा सेक्शन है जिसमें जितने न्यूमेरिकल्स आप करोगे आपको कम ही लगेगा, क्योंकि कभी भी नई टाइप की वैरायटी आ सकती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना कंपटीशन या बोर्ड में पूछा जाता है उतनी वैरायटी हम कवर कर लें, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है भाई, लेट सपोज ये आपका ग्राउंड सरफेस है इस तरीके से, और इस ग्राउंड सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, बोला गया है म्यू जीरो है, और इसके ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ है, प्लैंक, है ना बच्चों, इस तरीके से। ये जो है ये प्लैंक है, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। दिस इज योर प्लैंक। प्लैंक मतलब फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो प्लैंक इस पे इजिली आसानी से मूव कर सकता है ना। इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है उसको प्लैंक बोलते हैं। और यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है ना। यहाँ पे एक मैन है, और ये मैन जो है इसका जो मास है 40 kg का है। मैन जो है उसका मास 40 kg का है। और मैन और प्लैंक, तो देखो बच्चों, मैन और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन जीरो है ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। अब ये क्या करता है, मैन जो है प्लैंक के इस एंड से दूसरी एंड की तरफ चलता है। तो अगर मैन आगे चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पैर से प्लैंक को पीछे धक्का दे रहा होगा, और फ्रिक्शन है तभी मैन आगे जा पा रहा है। तो अगर प्लैंक को पीछे की तरफ फोर्स मिलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, तो ऑब्वियस सी बात है ये, क्योंकि सरफेस पे कैसा है बच्चों, आपका फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो ये प्लैंक सरफेस से खिसकेगा, सरफेस पे खिसकेगा पीछे की तरफ, है ना। तो कितना खिसकेगा, प्लैंक कितना खिसकेगा जब मैन दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक व्हेन मैन रीचेस when man reaches opposite end, है ना। तो जब मैन चलते चलते अपोजिट एंड पे पहुंच जाएगा, तो मैंने आपको बताया कि मैन और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है। तो अगर मैन लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स प्लैंक पे पीछे की आगे की तरफ लगेगा, मतलब राइट की तरफ। तो प्लैंक जो है वो राइट की तरफ खिसकेगा। तो जब मैन इस एंड पे पहुंच जाएगा दूसरे एंड पे, तब तक ये प्लैंक कुछ खिसक चुका होगा। कितना खिसक चुका होगा ये डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको ये समझना है कि इस पूरे सिनेरियो में इन दोनों सिस्टम का, मैन और इस प्लैंक के सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव नहीं करेगा। क्योंकि आप खुद सोचो, जब मैन प्लैंक पे चल रहा है तो मैन जो है वो प्लैंक पे फोर्स लगा रहा है फ्रिक्शन, और वही फ्रिक्शन फोर्स मैन पे भी लग रहा है, तभी मैन आगे जा पा रहा है। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर मैं इन दोनों को सिस्टम ले लूं तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। और आपको पता है अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एसीएम जीरो होता है ना, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर जीरो है। क्योंकि यहाँ पे इनिशियली ये दोनों रेस्ट पे थे तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होने वाली नहीं है, ये बात आपको समझना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि भाई इनिशियली सेंटर ऑफ मास ऑफ मैन प्लस प्लैंक सिस्टम is at rest and external force is equals to zero. Therefore center of mass does not change its position. इसलिए center of mass का position change नहीं होगा भाई, does not change its position. मैन प्लैंक पे चलेगा, प्लैंक खिसकेगा, ये दोनों चल रहे होंगे, दोनों पार्टिकल्स चल रहे हैं, बट यहां पर
सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, सेंटर ऑफ मास पहले जहां था अभी वहीं रहेगा। सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, है ना, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और इनिशियली सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे था। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं ओरिजिन मान लूं तो पहले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल लेते हैं बच्चों। तो इसको ओरिजिन मान लो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें ओरिजिन मानना पड़ता है। तो आप इस पॉइंट को ओरिजिन ले लो। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और दी गई थी जो मैं देना भूल गया आपको। ये जो प्लैंक की लेंथ है वो 10 मीटर है ना बच्चों, प्लैंक की लेंथ जो है वो 10 मीटर है, याद रखेंगे। और प्लैंक का जो मास है वो 10 केजी है। प्लैंक का मास भी दिया गया आपको 10 केजी, है ना बच्चों। अब ये जो प्लैंक है तो ये तो रॉड टाइप का स्ट्रक्चर है, आप बोल सकते हो। तो प्लैंक का जो सेंटर ऑफ मास है जहां पे उसको कंसंट्रेट कर सकते हो बच्चों, वो आप बीचों बीच कर सकते हो 5 मीटर पे, है ना। और जो मैन का मास है इसको यही पॉइंट मास मान सकते हो 40 केजी का। तो प्लैंक के 10 केजी और मैन के 10 केजी के 40 केजी के बीच में कितनी दूरी हो जाएगी, ये हाफ लेंथ 5 मीटर। मतलब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम इक्विवेलेंटली ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से 5 मीटर की दूरी पर आपका बच्चों 10 केजी का प्लैंक का मास कंसंट्रेट किया जा सकता है, और इससे फिर 5 मीटर की दूरी पर आपका जो है किसका पॉइंट मास कंसंट्रेट किया जा सकता है, मैन का, विच इज इक्वल्स टू 40 केजी। अब इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो इनके बीच में आएगा और 40 केजी के पास आएगा बच्चों, 40 केजी के पास। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ होल सिस्टम। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हमें ये दूरी निकालनी है ओरिजिन से, ये दूरी चाहिए हमें, है ना, दिस इज योर एक्स सीएम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, तो हम निकाल सकते हैं। देखो, हमें पोजीशन तो पता ही है, ये 10 किलो जहां पे आपने लगाया है, प्लैंक का मास हटा के कंसंट्रेट किया है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 5,0, और 40 केजी के हैं कोऑर्डिनेट्स, अगर इसको ओरिजिन मान रहे हैं 10,0। तो हमें x1 पता है 5 और x2 पता है 10। तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, एक्सीएम निकाल लो, है ना। तो एक्सीएम अगर हम निकालेंगे तो m1 10 केजी है, मल्टीप्लाइड बाई x1। तो m1 का प्लैंक का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर है 5 मीटर पे, प्लस m2 40 केजी मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिन से दूरी, तो ये कितनी दूरी हो गई बच्चों, ये हो जाएगी 10 x की वैल्यू डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो 40 प्लस 10, तो ये आ जाएगा बच्चों 50। अब आप ध्यान से देखो तो 50 से एक जीरो और एक जीरो यहां से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 5 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 5। तो एक्सीएम आ गया 9 मीटर्स, 9 मीटर्स, 9 मीटर्स। यानी कि इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन से प्लैंक के इस एंड से कितनी दूरी पर है बच्चों, 9 मीटर्स पे। ये देखो, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये, है ना, कि कितना पोजीशन है। अब क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ये मैन चले प्लैंक चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, पार्टिकल्स के बीच में आपस में फोर्स लग रहा है बट एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है और इनिशियली रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे ही है, तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। यानी कि आप अगर ऐसा सोचें कि भाई जब ये आदमी इधर पहुंचेगा तो प्लैंक कुछ आगे खिसक जाएगा, देखो ऐसी सिचुएशन है, जब तक आदमी दूसरे एंड पे पहुंचा तब तक तो प्लैंक आगे खिसक ही रहा था ना। तो ऐसा कुछ सिचुएशन होगा कि प्लैंक जो है ओरिजिन से कितना खिसक चुका होगा बच्चों, लेट्स सपोज एक्स, तो ये प्लैंक जो है एक्स खिसक चुका है ऐसे, और ये आदमी इस एंड से इस एंड तक पहुंच चुका है, ये मैन जो है वो दूसरे एंड से इस चलते चलते इस एंड पे पहुंच चुका है, और प्लैंक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स हुआ है, तो हमें ये एक्स निकालना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, है ना। तो इसको निकालते हैं भाई। लेकिन ये बात तय है कि जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का वो अभी उसी पोजीशन पे है, वो नहीं हिलेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो, इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था। तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू तो अभी भी एक्सीएम जो है ओरिजिन से एक्सीएम, वो अभी भी पोजीशन वही है बच्चों 9 मीटर। अब इस स्थिति के लिए आप सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाओ। अब आप पॉइंट मास मानो, तो आपको पता है कि इस वाले जो पॉइंट मास है वो इधर कहीं होगा, जहां पे आप 10 केजी को क्या कर सकते हो बच्चों, कंसंट्रेट। तो ये एंड से 5 मीटर है, तो ये पूरी दूरी जो है 10 केजी तक ये 5 प्लस एक्स हो जाएगी, और इसको 40 केजी का मास यहाँ पे आप कंसंट्रेट कर लो, इसको पॉइंट मास मान के, तो इसकी जो ओरिजिन से दूरी है वो आपका कितना हो जाएगा बच्चों, x, है ना। तो m1 अगर 10 है तो उसकी x1 जो है वो हो जाएगा 5 प्लस एक्स, और m2 40 है तो उसका x2 जो है वो x हो जाएगा, और xcm जो है 9 सेंटीमीटर है। तो ये फर्स्ट सिचुएशन में हमने xcm निकाला, फिर फाइनली सेकंड सिचुएशन में xcm निकालेंगे।
तो यहाँ पे एक्सियम लिखा जाएगा m1 दैट इज 10 kg, और अब इसकी ओरिजिन से दूरी x एक्सिस में वो है 5 प्लस x, प्लस फिर m2 40 kg और उसकी x ओरिजिन से दूरी x एक्सिस में x2 तो वो है x, डिवाइड बाई टोटल मास दैट इज 10 प्लस 40 प्लस 10 50, और एक्सियम की वैल्यू अभी चेंज नहीं हुई है, वो तो 9 मीटर ही है, तो 9 लिख दिया आपने भाई। अब देखो इसमें 1 0 1 0 1 0 ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाएगा तो ये बचेगा 5 प्लस एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 9 इंटू 5, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 45, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों 5x, और 5 उधर जाएगा तो 45 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8 मीटर्स। देखो x की वैल्यू आ गई 8 मीटर, यानी कि ये कितना प्लैंक खिसक जाएगा, जब एक एंड से दूसरे एंड पे आदमी पहुंचेगा तब तक प्लैंक 8 मीटर खिसक जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। अब ये तो हो गया नॉर्मल अप्रोच जो आपको किताबों में दिया जाता है और जनरल तरीके से हम ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इसकी एक बच्चों बड़ी ही एक छोटी ट्रिक है सॉल्व करने का। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है जो आपको इन सवालों को देख के ओरली बन जाएंगे। आप देखोगे सवाल और अगर आपका दिमाग अच्छा चलता है तो आप इन सवालों को ओरली कर सकते हो। कैसे, मैं आपको अल्टरनेटिव भी मेथड भी बताता हूं। तो देखो इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है, अल्टरनेटिव मेथड, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक स्पेशल केस बताया था जब सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट पे होता है, याद करो। तो मैंने कहा था कि इसमें ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो बच्चों, जब भी सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट है तो आप सिंपली ये फॉर्मूला लगा सकते हो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होने पे, m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू m2 डेल्टा x2, जहां पे x1 एक साइड का डिस्प्लेसमेंट है और x2 एक साइड का डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो इनका पूरे का सम 0 होता है, तो अगर एक राइट साइड डिस्प्लेस हो रहा है एक लेफ्ट हो रहा है तो साइन हमें पता है, तो m2 डेल्टा x1 m1 डेल्टा x1 और m2 डेल्टा x2 बराबर होने चाहिए। देखो इस कॉन्सेप्ट का आप इस सवाल में यूज करो, एक लाइन में आंसर। देखो कैसे बच्चों, यहाँ पे देखो ये जो प्लैंक है वो ये था पहली स्थिति में, ये ओरिजिन हम मान रहे थे, तो आदमी यहाँ पे खड़ा था। अब आप खुद सोचो जब आदमी दूसरे एंड पे पहुंचेगा बच्चों, आदमी जो है वो दूसरे एंड पे पहुंचेगा, देखो ये प्लैंक का सेंटर ऑफ मास था पहले और ये आदमी का सेंटर ऑफ मास था। फिर जब ये जो है स्टूडेंट्स आदमी इस एंड पे पहुंच गया तब तक प्लैंक कुछ खिसक चुका था, तो मान लीजिए प्लैंक ये खिसक गया, इतना खिसक गया भाई। अगर इसका सेंटर देखें तो प्लैंक का सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा बट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हुआ, तो प्लैंक जो है वो कितना खिसका, मान लीजिए x, क्योंकि प्लैंक का निकालना ना हमें, और आदमी यहां पहुंच जाएगा भाई। बच्चों आदमी यहां पहुंच जाएगा, प्लैंक कितना खिसक गया है बच्चों x, तो ये आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये आप निकाल सकते हो, है ना, बड़ी आसानी से। अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये प्लैंक x खिसका है ना, इसका ये जो सेंटर है ये x खिसक गया, यहाँ कहीं बनाना चाहिए था, तो इसका ये वाला जो एंड है ये भी कितना खिसका होगा बच्चों, सेंटर अगर x खिसक रहा है तो ये एंड भी कितना खिसकेगा x, तो आदमी कितना चलेगा आप खुद बताओ, आदमी का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट तरफ कितना है वो निकाल लो। पहले ये टोटल जो लेंथ थी प्लैंक की वो तो 10 मीटर थी ना, तो यहाँ पे जो मैन है क्योंकि प्लैंक x खिसका है तो मैन जो है वो कितना चला होगा, जो ये दूरी बची है 10 माइनस एक्स, है ना 10 माइनस एक्स, तो मैन का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है 10 माइनस एक्स और प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है x, तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो m1 x1 प्लस m2 इक्वल्स टू m2 x2 लगा दो। m1 प्लैंक को मान लिए तो 10 kg इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 तो वो x है, इक्वल्स टू m2 मैन का मास 40 kg और उसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर ले गए हम तो प्लस में लिखेंगे, तो 10 माइनस एक्स है। अब देखो आप सॉल्व करो तो ये 0 और ये 0 कैंसिल बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 40 माइनस 4x, और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 4x इक्वल्स टू प्लस x 5x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर। देखो डायरेक्ट आंसर, ये सब कुछ भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2 लगा दो। एक साइड वाले डिस्प्लेसमेंट एक साइड पे लिखो, दूसरे साइड वाला डिस्प्लेसमेंट दूसरी साइड पे लिखो और सॉल्व कर दो, लेकिन ये तभी लगा सकते हो जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, जैसे इस क्वेश्चन में था। तो देखो एक लाइन में आंसर, और जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है तो ऐसे सवालों का जवाब आप ओरली देना चालू करते हैं, है ना। अब ये जो मैंने जनरल मेथड बताया, अब मैं आगे के सवालों में इसको यूज नहीं करने वाला हूं, मैं आपको ऐसे वन लाइन में ही
सॉल्यूशन बता दूंगा अच्छे बड़े बड़े सवालों का। और आपको होमवर्क है घर पे आप इस तरीके से करें, जनरल मेथड से, है ना। तो आपको दोनों तरीकों से करना आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और देखिए बच्चों, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ऐसा मानो कि जैसे आपको जरूरी नहीं प्लैंक दे, हमेशा आपको ये बोल सकता है कि नदी है, नदी में वाटर की सरफेस है इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे एक बोट है बच्चों, ये ऐसे बोट है, ठीक। और ये जो बोट है, इस बोट का मास दिया गया है, मास ऑफ बोट वो दिया गया है 220 केजी, है ना बच्चों। और यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, ये मान लीजिए मैन ए है, तो मास ऑफ ए जो है वो आपको दिया गया 60 केजी। और यहाँ पे एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ है भाई बी, तो मास ऑफ बी भी आपको दिया गया है कितना, 80 केजी, है ना, इस तरीके से दिया है। अब ये बोलता है कि मैन ए और मैन बी जो है दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं और मिड पॉइंट पे मिलते हैं, आके मिड पॉइंट पे। तो जब ये दोनों चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बोट भी हिलेगी क्योंकि फ्रिक्शन है। लेकिन मैन बोट पे लगाए, अगर मैं तीनों को सिस्टम ले लेता हूं, या बोट मैन पे लगाए, तो ये तो इंटरनल फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्स अभी भी जीरो है। और इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहे थे तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे। तो ये बोला गया जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे और बीच पे मिलेंगे, मिड पॉइंट पे मिलेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोट का, है ना, वो हमें निकालने को बोला गया है। तो यहां पे मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट when man A and B meet at midpoint of boat। तो जब वो बोट के मिड पॉइंट पे मिलेंगे तो बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है ना बच्चों। और बोट की लेंथ भी दी है, लेंथ दी जाएगी भाई, है ना। तो बोट की लेंथ मान लो 10 मीटर मान लेते हैं हम, तो ठीक है, ये तो 10 मीटर हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मैं तो अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, आप चाहें तो जनरल मेथड से सॉल्व करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बोट का सेंटर मान लो यहां है बच्चों। अब देखो एक चीज मुझे समझ में आती है कि 80 केजी वाला आदमी है, वो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगा सकता है क्योंकि उसका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा। तो नेट फोर्स फ्रिक्शन, और ए इधर आ रहा है तो वो इधर फोर्स लगा रहा है, लेकिन क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो इसका फोर्स ज्यादा होगा, तो बोट इधर डिस्प्लेस करेगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आ रहा है कि बोट का डिस्प्लेसमेंट किस साइड है, तो आप टेंशन मत लो, आप बोट का डिस्प्लेसमेंट किसी भी साइड मान सकते हो। तो होगा क्या कि अगर आपने गलत साइड मानी होगी बोट के डिस्प्लेसमेंट की, तो आंसर में अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, मतलब नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो आप समझ जाना कि आपने जो डायरेक्शन मानी है बोट के डिस्प्लेसमेंट की वो गलत है। लेकिन मुझे तो पता है कि बोट का डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, क्वेश्चन देख के समझ में आता है। तो मैं मान लेता हूं कि जो बोट का सेंटर पॉइंट है या बोट है वो कितना डिस्प्लेस हो गई बच्चों, एक्स। देखो यहाँ पे एक्स हो गई, तो इसका जो सेंटर है वो यहां पहुंच गया। और जब ये यहां पहुंचा, सेंटर यहां पहुंचा, तब तक ए और बी आदमी तो सेंटर पे पहुंच चुके ना, इन दोनों को तो सेंटर पे मिलना था। तो बोट ये खिसक गई बच्चों, बोट खिसक गई इस तरीके से, एक्स, ये ऐसे ऐसे एक्स खिसक गई। और ये दोनों आदमी जो ए और बी हैं ये सेंटर पे पहुंच गए हैं, और उस समय बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एक्स। तो इस एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। अब आपको ये देखो कि ये जो मैन है ये कितना चल के आया हुआ। देखो मैन ने यहां से चलना चालू किया था, और ये वाली दूरी जो होगी, अगर ये 10 मीटर थी तो मिडिल पॉइंट से, पहले वाले मिडिल पॉइंट से ये 5 मीटर था। अब मिडिल पॉइंट खुद एक्स खिसक चुका है, तो आदमी को ये 5 मीटर तो कवर करना ही पड़ा होगा, और साथ में एक्स और कवर करना पड़ा होगा। तो ए ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है लेफ्ट साइड वो है 5 प्लस एक्स। और बी वाले आदमी ने कितना किया भाई कवर, देखो ये पहले 5 था, सेंटर से ये 5 मीटर ही था, और सेंटर इधर खिसक गया तो x, तो ये बची हुई दूरी कवर करेगा ना बी वाला आदमी, तो 5 माइनस एक्स। तो बी वाले आदमी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया राइट की तरफ, 5 माइनस एक्स। अब आपको पता है कि यहाँ पे 3 आ गए, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 इक्वल टू 0। लेकिन मुझे पता है कि एक साइड वाले डिस्प्लेसमेंट को एक साइड लिखो और दूसरे साइड वाले डिस्प्लेसमेंट को दूसरी साइड लिखो। तो हम यहाँ पे अगर सॉल्यूशन करें बच्चों, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव मेथड से कैसे आंसर आता है ना। अब ये बहुत टफ सवाल माना जाता है, बट आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर है क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे मूव करने वाला नहीं है। तो जो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 इक्वल टू 0 हम अप्लाई कर सकते हैं।
और उसमें भी एक साइड वाले डिस्प्लेसमेंट को एक साइड लिख लो, दूसरे साइड वाले डिस्प्लेसमेंट को दूसरी साइड लिख लो, क्योंकि नेगेटिव साइन आएगा वहां पर, है ना, तो उधर जाकर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कौन से डिस्प्लेसमेंट है, तो बोट का डिस्प्लेसमेंट और मैन ए का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड है, तो उनको एक साइड लिखो, यानी कि मास ऑफ मैन ए इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन ए प्लस मास ऑफ बोट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इज इक्वल्स टू, राइट साइड किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, बी वाले का, तो बी वाले का एक साइड लिखो। अच्छा ये बोट है तो बी ओ लिख लेता हूं मैं, और मैन बी का एक दूसरे साइड है, राइट साइड है, तो मास ऑफ मैन बी इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन बी। अच्छा आप देखो मास ऑफ ए कितना है बेटा 60 kg मल्टीप्लाइड बाई उसका डिस्प्लेसमेंट है 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स कर दो, प्लस मास ऑफ बोट है 20 kg और उसका डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो हमने एक्स लिख दिया, इक्वल्स टू मास ऑफ मैन बी है 80 kg इंटू डिस्प्लेसमेंट है इसका कितना बच्चों 5 माइनस एक्स। अब आप इक्वेशन सॉल्व करें तो देखो पहले तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये तो आप जानते ही हो, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 6x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 8 5 जा 40 माइनस 8x। तो देखो ये 6 और 2 8 हो जाएगा बच्चों, है ना, और ये माइनस 8 जो है ये इधर आएगा तो 16 हो जाएगा, ये 8x और माइनस 8x इधर आएगा तो ये 8 प्लस 8 16x इज इक्वल्स टू 30 उधर जाएगा, तो 40 माइनस 30 तो ये बचेगा 10। तो x की वैल्यू यहां से अब आप काट दो, तो 2 से काटोगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/8 मीटर। देखो यानी बोट पीछे की तरफ पॉजिटिव आ रहा है आंसर, मतलब जो हमने डायरेक्शन मानी है बिल्कुल सही है। अगर आप राइट साइड x डिस्प्लेस कर लेते इसको और फिर इस तरीके सॉल्व करते, तो आपने क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट मानी थी तो आपका आंसर नेगेटिव आता, लेकिन आता इतना ही, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं लेफ्ट की साइड जाएगा बोट की राइट की साइड जाएगा। आप देखो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाता है कि किस साइड डिस्प्लेसमेंट होना है, और नहीं आता है तो आप किसी भी साइड ले लो, अगर आपने सही डायरेक्शन नहीं मानी होगी तो ये आंसर में नेगेटिव आएगा, तो आप समझ जाना कि मैंने उल्टा माना हुआ था। बट मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट का वो 5/8 मीटर ही रहने वाला है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है बच्चों क्लियर होगा। तो ये बड़ा ही टफ क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, है ना, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। तो देखिए बच्चों इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा उसको परेशान करना पड़ेगा तो क्या करते हैं वो लोग कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स दे देते हैं और दूसरी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते, तो जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते हैं उस डायरेक्शन में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये यूज होना है, लेकिन बच्चे को ये दिक्कत हो जाती है कि एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन वो ये ध्यान नहीं देता है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पूछा है उस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वहां पे आप सेंटर ऑफ मास को 0 कर सकते हो। देखो सवाल कैसा है मैं आपको समझाता हूं तो आपको क्लैरिटी समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे लेट सपोज कि यहां पर इस तरीके से सरफेस है, यहां पर एक वेज रख दिया गया बच्चों, है ना, वेज रख दिया गया इस सरफेस पे, ये ऐसे, और ये जो वेज है ये मतलब सरफेस में जिस सरफेस पे रखा गया वहां पे फ्रिक्शन लेस सरफेस है 0, और वेज की ये जो लेंथ है नीचे की बेस, ये मान लीजिए कि बोला गया है 5 मीटर है ना, ट्राइंगुलर वेज है, और इस वेज पर इस साइड एक पार्टिकल रख दिया गया जिसका मास जो है वो m है और ये जो पार्टिकल है ये इसको रिलीज किया गया है, रिलीज्ड, तो रिलीज करोगे तो नीचे आएगा, तो इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है तो वेज पे भी एक नॉर्मल लगेगा, और नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो वेज को इस डायरेक्शन में खिसकाएगा, यानी m मास का पार्टिकल नीचे आया तो वेज पीछे जाएगा, ये नीचे आएगा तो वेज जो है वो पीछे जाएगा, तो वेज कितना डिस्प्लेस होगा जब ये बॉल नीचे आ जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। तो यहां पे हम लिखते हैं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट of triangular wedge, triangular wedge when ball reaches the bottom। तो जब बॉल बॉटम पे आ जाएगी तब ट्राइंगुलर वेज का क्या होगा। अब बच्चे इसमें क्या है ना m1 x1 m2 x2 नहीं लगाते, मतलब उनको कंफ्यूजन हो जाता है, क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि एक अच्छा बच्चा अगर सोचेगा तो जो ये बॉल को नीचे लाने वाला पॉइंट है, मतलब नीचे जो ये बॉल को ला रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि mg फोर्स लग रहा है,
और हमारे सिस्टम में ये वेज और बॉल है ना, हमारे सिस्टम में जो ये वेज है और बॉल है। अच्छा बच्चों, इसमें कुछ डाटाज और दिए गए हैं, वो मैं आपको बताना भूल गया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये जो हाइट है ये आपको 2 मीटर दी गई है इस तरीके से, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद फिर आपको ये जो है, ये वेज जो है, इसका मास जो है बच्चों आपको 2m दिया गया। देखो बॉल का मास m दिया है और वेज का मास जो है वो 2m दिया गया है ना, ये भी डाटा दिए गए हैं ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्योंकि mg फोर्स है तो सिस्टम में वेज और बॉल है, mg फोर्स तो सिस्टम में नहीं है ना भाई। और अगर mg फोर्स सिस्टम में नहीं है तो ये सिस्टम के बाहर का फोर्स हुआ, और सिस्टम के बाहर का फोर्स हुआ तो इसका मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है। तो ये बेसिकली अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का मोशन होगा, बिल्कुल सही बात है भाई, एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का। तो फिर हम ये नहीं लगा सकते, ये तो हम तब लगाते हैं ना जब सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। लेकिन यहां पर एक तरीके से आप ये सोच सकते हो कि भाई जो ये एक्सटर्नल फोर्स है ये तो वाई में प्रेजेंट है बच्चों, वाई में प्रेजेंट है। आप सोचो ये एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो वाई डायरेक्शन में नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव करेगा वाई डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ मास मूव्स इन वाई डायरेक्शन। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट किसका पूछा है उसने, भाई अगर ये बॉल नीचे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वेज तो सरफेस के अलोंग ऐसे खिसकेगा ना, वेज तो ऐसे खिसकना है। मान लो ये वेज खिसका एक्स, जब बॉल बॉटम पे आ गई, तो देखो जब बॉल बॉटम पे आ गई तो ये वेज इधर आ गया, ये इस तरीके से, इस तरीके से। देखो बच्चों ये बॉल जो है बॉटम पे आ गई है और वेज इधर खिसक आया कितना एक्स, लेकिन वेज खिसका तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खिसका है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, तो हॉरिजॉन्टल में तो नेट फोर्स नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो है एक्स डायरेक्शन में वो तो 0 है ना, तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा भाई, वाई में मूव करेगा। ये सेंटर ऑफ मास अगर यहां कहीं है तो वो नीचे आएगा, बट एक्स के अलाउंग मूव नहीं करेगा। क्यों मूव नहीं करेगा, क्योंकि एक्स में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ऐसे सोचो आप। इसलिए एक्सटर्नल फोर्स से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा गया एक्स में डिस्प्लेसमेंट निकालो, एक्स में कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो वहां पे सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन इज एट रेस्ट, ऐसा बोल सकते हो आप। यानी कि सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। तो हम एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए तो m1 x1 और m2 x2 लगा सकते हैं, क्योंकि जो एक्स डायरेक्शन में वो सेंटर ऑफ मास क्या नहीं हुआ है, डिस्प्लेस नहीं हुआ है, केवल वाई में डिस्प्लेस हो रहा है, क्योंकि वाई में एक्सटर्नल फोर्स है ना। तो अब यहां पे एक्स निकालना है, तो अब आप खुद सोचो कि ये टोटल 5 मीटर था बच्चों। तो अगर ये वेज जो है वो एक्स डिस्प्लेस हुआ है तो बॉल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करना है हमें, वर्टिकल नहीं देखना। तो हॉरिजॉन्टली बॉल कितना डिस्प्लेस हुई है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए तो ये टोटल 5 था, और ये एक्स डिस्प्लेस कर गया, तो मतलब ये भी एक्स डिस्प्लेस किया हुआ ये वाला कॉर्नर। तो ये बची हुई दूरी कितनी है जो बॉल कवर करी है, 5 माइनस एक्स। यानी एक्स डायरेक्शन में पीछे की तरफ वेज का डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो बॉल का आगे की तरफ राइट की तरफ एक्स डायरेक्शन में क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट 5 माइनस एक्स। अब आप एक्स डायरेक्शन में लगाओ, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास है, वाई डायरेक्शन को तो हम देख ही नहीं रहे भाई, हम उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 लगा दो भाई एक्स डायरेक्शन में। m1 क्या है, वेज का मास, तो 2m लिख लो, इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ x है, इक्वल टू m2 बॉल का मास है तो वो m लिख लो, और ये 5 माइनस एक्स है। तो m और m जो है बच्चों वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो x इधर आ जाएगा तो 3x हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5/3 मीटर। देखो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अब ये सवाल बड़े टफ कहलाते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली आपको चीजें आती हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, स्पेशल केस आपने अच्छे से देखा हुआ है, तो ऐसे सवाल बहुत आसानी से कर सकते हो। और आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे सवालों को ओरली, बच्चे ओरली जवाब देना चालू कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, क्लियर होंगे। देखिए बच्चों, अगर इसमें उसको थोड़ा और टफ सवाल करना होगा तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन लेकर, कि आपका ये मान लीजिए कि रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पर एक इस तरीके से दो रिजिड सपोर्ट के बीच में रॉड लगी हुई है इस तरीके से, और इस रॉड पर इस तरीके से एक रिंग प्लेस्ड है बच्चों,
है ना। और इस रिंग से जो है एक आपने क्या किया है कि स्ट्रिंग अटैच की हुई है, और इस स्ट्रिंग से एक मास अटैच कर दिया है ये ऐसे, और ये मास जो है वो 2 kg का मास है, और ये स्ट्रिंग है। और ये जो लेंथ है बच्चों स्ट्रिंग की, ये लेंथ मैं आपको बता दूं, स्ट्रिंग की लेंथ जो है ये 2 मीटर है, लेट सपोज 2 मीटर। ब्लॉक से रिंग तक की जो स्ट्रिंग लगी हुई है वो स्ट्रिंग की लेंथ जो है 2 मीटर है। और ये जो रिंग है बच्चों, रिंग जो इन रॉड्स पे लगी हुई है, इस रिंग का मास 1 kg है ना, ये भी आपको दिया है। इस रिंग का मास जो है 1 kg है। फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आप इसको रिलीज करोगे, यहां से इसको रिलीज किया गया, तो जब ये रिलीज करेगा तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो कभी ना कभी अगर ये नीचे आएगा तो ये रिंग जो है इस पे स्लिप करके आगे जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं। तो ये आया तो रिंग आगे जाएगी, और ये 2 kg नीचे आएगा तो कभी ना कभी हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री का एंगल बनाएगा, तब तक रिंग कुछ आगे डिस्प्लेस हो जाएगी। तो जब ये कहा गया कि स्ट्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रही है, तो रिंग का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, find the displacement of ring when string makes an angle of 37 degree with the horizontal, है ना। तो आपको ये बताना है कि रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब स्ट्रिंग जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना। तो चलिए बच्चों, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम सीखते हैं, समझते हैं, है ना। तो देखो भाई, अब इस टाइप के सवाल को कैसे किया जाएगा। अब इसमें भी वही बात है बच्चों, अगर आप देखेंगे सॉल्यूशन में, तो यहां पर जो एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि इस 2 kg पे नीचे फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से ये नीचे आ रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स इन वाई डायरेक्शन जो है वो जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि ये mg फोर्स लगेगा नीचे 20 न्यूटन का फोर्स, है ना। बट आपका एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं भाई, स्ट्रिंग का ये टेंशन फोर्स लगना, तो टेंशन तो क्योंकि रिंग और हम इसको सिस्टम ले लेंगे 2 kg मास को, तो टेंशन इंटरनल बन जाएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जो है वो जीरो हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स केवल वर्टिकली डाउनवर्ड है जो mg की वजह से, तो वो जीरो नहीं। तो सेंटर ऑफ मास कहां मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास मूव इन वाई डायरेक्शन। लेकिन क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो रिंग तो बच्चों एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी, डिस्प्लेसमेंट करेगी, तो हमें तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, और एक्स डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तो जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास इन मूव्स इन वाई डायरेक्शन। बट क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, एट रेस्ट इन एक्स डायरेक्शन, जबकि वाई डायरेक्शन में वो चेंज करेगा, है ना। तो फिर आपको क्योंकि एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो m1 x1 इक्वल टू m2 x2 तो लगा ही सकते हो भाई। अब यहां से जो फाइनल सिचुएशन होगी, तो आप सोचो कि जब ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा है तो रिंग कुछ x खिसक जाएगा बच्चों, तो रिंग की पोजीशन ये हो गई, और उस समय जो स्ट्रिंग है वो ऐसे दिखाई देगा, तो ये 2 kg मास आपको इधर दिखाई देगा, है ना। पहले 2 kg मास इधर था, अब इधर दिखाई दे रहा है, और ये एंगल कितना बन जाएगा बच्चों, 37 डिग्री, और ये स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 2 मीटर है ना। अब आपको देखना है कि रिंग तो यहाँ पे एक्स खिसका है, ये देखना है कि 2 kg कितना खिसकेगा। पहले तो आप ये दूरी निकाल दो भाई, ये वाली दूरी, ये निकालना बड़ा जरूरी है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, ये 2 मीटर है, ये बेस है, तो आप जरा cos 37 लगाओ यहाँ पर, तो cos 37 लगाओगे आप, तो ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनिस, मतलब ये दूरी, तो ये आप बेस लिख लो इस दूरी को, अपॉन हाइपोटेनिस 2 मीटर है। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 4/5, तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो जो बेस है वो 8/5 हो जाएगा, मतलब ये दूरी आ गई 8/5। देखो ये दूरी 8/5 आ गई, ये दूरी x आ गई, और ये टोटल 2 मीटर थी। तो इस, तो ये जो दूरी होगी बच्चों, देखो ये 2 मीटर थी, तो ये x हो गई, ये 8/5 हो गई, तो इन दोनों का x प्लस 8/5 2 से घटा दो, तो देखो ये दूरी बचेगी, ये वाली दूरी जो 2 kg का डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये दूरी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर में माइनस x प्लस 8 करो, तो 2 माइनस एक्स माइनस 8/5। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 2 जा 10,
माइनस 8/5, तो ये हो जाएगा 2/5 माइनस एक्स, तो 2/5 माइनस एक्स। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, 2 kg ब्लॉक। और रिंग का आगे की तरफ जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है। तो आप लगा दो भाई m1x1 इज इक्वल्स टू m2x2। तो m1 जो है वो आपका कितना हो जाएगा बच्चों, रिंग को मान लिया तो 1 kg इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट x है इक्वल्स टू m2x2। तो m2 आपने 2 kg को मान लिया, और x2 जो है वो हो जाएगा 2/5 माइनस एक्स। तो देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस 2x, तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4/5। तो यहां से देखो आप निकाल सकते हो x की वैल्यू 4/15, 4/15 मीटर। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो बस कैलकुलेशन बढ़ा दिया गया, एंगल वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट अगर कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मतलब इसमें कैलकुलेशन भी आ गया, वाई डायरेक्शन में उसने एक्सटर्नल फोर्स भी दे दिया, लेकिन एक्स का ही डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था, तो एक्स के डिस्प्लेसमेंट में ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। तो ऐसे दो वैरायटीज के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिनका आप बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अब जो क्वेश्चंस हैं वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, है ना। तो बड़े ही सिंपल सवाल से मैं आपसे पूछा हूँ, ऐसे सवाल शायद आपने 9th क्लास में भी किए हुए हैं, बट एक बार कर लेते हैं, करने में कोई बुराई नहीं है। मान लीजिए एक बॉल है जिसका मास 10 kg है, वो 20 मीटर पर सेकंड है। फिर उसके आगे एक बॉल है जिसका मास 5 kg है, उसमें भी आपका उसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है। तो दोनों बच्चों कोलाइड करते हैं, कोलाइड करके चिपक जाते हैं, तो कॉमन वेलोसिटी v से जाएंगे आगे। तो आपको बताना कि अगर ये दोनों स्टिक कर गए हैं तो ये कॉमन वेलोसिटी v कितने से आगे जाएंगे अगर दोनों स्टिक कर गए। तो ऐसे सवाल आपने पहले भी किए हुए हैं, जल्दी से मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो ये बॉल जो है इससे टकराएगा तो इस पे नॉर्मल लगाएगा, ये नॉर्मल लगाएगा, तो इसको मैं क्या ले लूं कि अगर मास ले लूं, है ना, मतलब इनको मैं सिस्टम ले लूं, सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम में आ गए तो ये इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे, तो ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना बच्चों। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0। और याद हो तो आपको बताया गया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो आपका मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है ना। और वैसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे लग रहा है, और इसमें जो एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो आप एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो बड़ी आसानी से, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं भाई कि एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, देयरफॉर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम इज कंजर्व्ड मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अब इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो दोनों का मोमेंटम सम करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम में तो दोनों चीजें हैं, ये तो सिस्टम के लिए लिखी जाती है ना बच्चों, याद करो, ये पिछले लेक्चर में बताया गया था। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ दिस बॉल प्लस मोमेंटम ऑफ दिस बॉल, तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो 220 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 200, प्लस 5 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 50, इज इक्वल टू दोनों का मास सम हो जाएगा तो 5 प्लस 15, क्योंकि स्टिक कर गया और कॉमन वेलोसिटी v है। देखो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 250 इक्वल्स टू 15v। सॉल्व कर दो, 5 से कैंसिल कर दो तो ये 3 बचेगा, ये 50 बचेगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी है दोनों स्टिक करके जा रही हैं वो आ जाएगी आपकी बच्चों 50/3 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इस टाइप के सवाल में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होते हैं, ये चीज आपको पता है। और देखो बच्चों, और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कभी कभी आपको ब्लॉक वगैरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे, बुलेट वगैरह के, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि एक सरफेस है, सरफेस पे यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है ना, ब्लॉक रखा हुआ है, और यहाँ से बच्चों इस तरीके से एक बुलेट जो है वो मान लीजिए जिसका मास जो है बुलेट का, वो लेट सपोज मास जो है बुलेट का वो 100 ग्राम है, और इसकी जो रफ्तार है वो मान के चलिए 200 मीटर पर सेकंड है। तो इस ब्लॉक में पेनेट्रेट कर जाएगी, वुडन ब्लॉक में, और पेनेट्रेट करने के बाद ये वुडन ब्लॉक को भी खिसका देगा, क्योंकि ये जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस है, तो इसमें ये एंटर भी कर जाएगी और इसमें पेनेट्रेट भी करेगी, और वुडन ब्लॉक को जो है वो आगे कुछ क्या करेगी बच्चों, डिस्प्लेस भी कर देगी, है ना। तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वुडन ब्लॉक का ये आपको बताना है। तो आफ्टर पेनेट्रेटिंग, है ना, अगर पेनेट्रेशन है तो उसके बाद आपको बताना है, ठीक। तो आप यहां पर लिख सकते हो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ब्लॉक, displacement of block in 5 seconds,
in 5 seconds when bullet hits द ब्लॉक। तो जब ब्लॉक हिट कर देगा तो ब्लॉक खिसकना चालू हो जाएगा, तो 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ब्लॉक का, ये निकालना। तो आपको पता है कि यहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो भाई। जैसे ही ये ब्लॉक इसको हिट करेगी तो ये इसके अंदर फंस जाएगी, तो दोनों का मास सम हो जाएगा और ये फिर आगे की तरफ v वेलोसिटी, दोनों कॉमन वेलोसिटी v से आगे ट्रेवल करेंगे, है ना। अगर ये वेलोसिटी मुझे मिल जाए, फाइनल वेलोसिटी v, तो मैं 5 सेकंड में बता सकता हूँ कि ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, है ना। तो ये आप निकाल सकते हो भाई। तो यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि x डायरेक्शन में जो वो है भाई एक्सटर्नल फोर्स वो जीरो है, तो x डायरेक्शन में आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो भाई। तो यहाँ पे लगा दो। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम में आप इनिशियली बुलेट का ही मास है, बुलेट की रफ्तार है, ब्लॉक की रफ्तार तो है नहीं इनिशियली, है ना। हाँ, ब्लॉक का मास आपको दिया हुआ है, तो ये मास है 10 kg, है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कितना भाई, इनिशियल मोमेंटम, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 100 ग्राम। 100 ग्राम को अगर आप किसमें कन्वर्ट करेंगे केजीज में, तो ये 0.1 kg आएगा। तो 0.1 kg इंटू 200, इसका मोमेंटम है नहीं तो प्लस 0 करना पड़ेगा। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो दोनों का मास एड अप हो जाएगा, तो 10 प्लस 0.1 kg, तो 10.1 है, लगभग लगभग आप 10 भी मान सकते हो इसको, इज इक्वल टू v। तो यहां से बच्चों अब आपका v निकल आएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 20, या फिर आप यहां से ऐसा भी कर सकते हो कि 0.1 यहां से ये आपका हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 10.1 इंटू वी। तो ये नीचे ले जाओ तो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20 बाई 10.1, तो दिस विल बिकम 200 अपॉन 101, है ना। तो लगभग लगभग ये 1.99 समथिंग कुछ आएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास, है ना। तो फिर आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम आपको दिया हुआ है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाएगा ये। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी है 200 बाई 101 और मल्टीप्लाइड बाई आपका 5। अब जो भी आंसर आए आप उसको लिख लेना सॉल्व करके, तो वो आपका आंसर है। और अगर अप्रोक्सीमेट मानना है तो 20 ये 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 5 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। जैसे भी आपको निकालना चाहो, और एक्यूरेटली निकालना है तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो आप कर लीजिएगा। देखिए बच्चों और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ये बोल सकता है कि यहाँ पे एक बॉम्ब है इस तरीके से, और ये बॉम्ब जो है ये एक्सप्लोड करता है ना। बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड करता है एयर में, और एक्सप्लोड करता है तो इसके 3 हिस्से हो जाते हैं इस तरीके से, और ये तीनों हिस्से जो हैं ये बोला गया ये भी 1 kg का है, ये टुकड़ा भी 1 kg का है, ये टुकड़ा भी 1 kg का, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं 1 kg 1 kg 1 kg। और इसमें आपसे ये बताया कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है बच्चों, ये आपका नीचे की तरफ भाग गया, है ना, 10 मीटर पर सेकंड से। और ये वाला जो हिस्सा है राइट साइड वाला, ये आपका ऐसे इस डायरेक्शन में चला गया 20 मीटर पर सेकंड से, कितना एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री, ये आपसे बोला गया है ना। और आपका ये जो थर्ड पार्ट है, ये जब बॉम्ब एक्सप्लोड किया तो थर्ड पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बताना है ना बच्चों। ये क्वेश्चन है पूछा गया आपसे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फाइंड द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ थर्ड पार्ट, मतलब वेलोसिटी निकालना है थर्ड पार्ट ऑफ बॉम्ब, है ना, आफ्टर एक्सप्लोडिंग। तो एक्सप्लोडिंग के बाद निकालो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो बच्चों की, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस की वजह से, इंटरनल केमिकल एनर्जी ने फोर्स लगाया है, तभी बॉम्ब क्या किया है, एक्सप्लोड किया है। तो इंटरनल फोर्सेस थे वो, एक्सटर्नल तो कोई फोर्स लगा नहीं इस पे जिससे ये एक्सप्लोड हो रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, है ना। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर वाई डायरेक्शन में क्यों, एमजी लग रहा है। मैं आपको बताऊंगा क्यों एमजी लग रहा है, लेकिन एक्सप्लोड इतना ज्यादा है, एक्सप्लोजन जब होता है तो इंटरनल फोर्सेस इतने ज्यादा बड़े होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि जब ये एक्सप्लोड हुआ होगा तो इन पे जो फोर्सेस लगे होंगे वो 10,000 न्यूटन लगा, तो जो mg फोर्स है वो तो 30 न्यूटन है केवल, तो 10,000 के कंपैरिजन में जो 30 न्यूटन है वो तो बहुत ही स्मॉल है ना, mg फोर्स तो बहुत ही स्मॉल है। तो एक्सटर्नल फोर्स में भी आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंस होने पर भी, लेकिन याद रखिएगा वहां पे तब आप लगा सकते हो जब इंटरनल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्स से बहुत ज्यादा बड़े हो, तो आप एक्सटर्नल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हो। तो
तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए एक्स और वाई दोनों में ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, है ना। इसलिए बॉम्ब वाले क्वेश्चन, कोलिजन्स वाले क्वेश्चन जिनमें टक्कर होगी, झटका देगा, वहां पर फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं इंटरनल, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस होने के बावजूद भी आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हो और बड़ी आसानी से सॉल्व भी करते हो। अभी इसका पूरा एक सेक्शन में आपको आगे चल के बताऊंगा भी, है ना, लिखवा दूंगा मैं ये चीज। अभी तो ये सोचो कि एक्सप्लोजन हुआ है तो इंटरनल फोर्सेस बहुत ज्यादा है, तो एक्सटर्नल को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो एमजी फोर्स को, और उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो बावजूद कि एमजी फोर्स प्रेजेंट था। तो हम दोनों डायरेक्शन में कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो बच्चों इसका क्या कर लो कि कंपोनेंट कर लें, तो एक्स डायरेक्शन में हम अलग कंजर्व करेंगे और वाई डायरेक्शन में अलग करेंगे। तो 20 का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 20 cos 37, cos 37 4/5, तो 20 से कटेगा तो 4 बचेगा, 4 into 4 तो 16 मीटर पर सेकंड, है ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये सब चीजें आप जानते हो, और इसको करोगे तो 20 sin 37 तो ये 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। वैसे इसकी वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो बच्चों, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में, लेकिन ये जरूर है कि थर्ड पार्ट का एक वाई कंपोनेंट भी होगा और एक एक्स कंपोनेंट भी होगा, ये हमें पता है। और क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो यहाँ पे जीरो है या नेग्लिजिबल है आप मान सकते हैं, तो मोमेंटम इस सिस्टम का कंजर्व्ड है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, दोनों ही डायरेक्शन में, है ना, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन बोथ डायरेक्शन। लेकिन इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है, क्योंकि ये बॉम्ब जो है वो रेस्ट पे था, है ना, तो मूव नहीं कर रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या था बच्चों, जीरो, तो फाइनल भी जीरो होगा, दोनों ही डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए। तो इस एक्स वाले को कौन कैंसिल करेगा, थर्ड पार्ट का एक्स कंपोनेंट, और वाई वालों को कौन कैंसिल करेगा बच्चों, जो आपका थर्ड पार्ट ऑफ वाई कंपोनेंट, है ना। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। तो हम पहले एक्स डायरेक्शन लगाएं, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम एक्स डायरेक्शन में जीरो है, फाइनल मोमेंटम कितना लिखा जाएगा बच्चों, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू लिखी जाएगी एक्सप्लोजन के बाद एक्स डायरेक्शन में राइट की तरफ 16 मीटर पर सेकंड है, तो प्लस माइनस लेफ्ट की तरफ हमने वी एक्स माना, तो ये वी एक्स तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो Vx की वैल्यू आ जाएगी एक्स डायरेक्शन में जो थर्ड पार्ट है 16 मीटर पर सेकंड, मतलब जो हमने डायरेक्शन मानी एक्स की वो बिल्कुल सही है। फिर वैसा ही काम आप y में करो, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन y डायरेक्शन व्हिच इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल फोर्सेस नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे अगर आप लगाओगे तो इंटरनल इनिशियल जीरो है, फाइनल को लिखोगे y डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ Vy हमने माना है प्लस, ऊपर की तरफ 12 है माइनस, नीचे की तरफ 10 है इक्वल टू जीरो, तो Vy की वैल्यू आ गई -2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो आपने ऊपर की तरफ माना Vy एक्चुअली में नीचे है, तो जो ये थर्ड पार्ट है 1 kg का, उसकी जो लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी है वो 16 है, नीचे की तरफ जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो इस एंगल से है, थीटा निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पे टेन थीटा जो है बच्चों वो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब 2/16, है ना। तो यहां से निकालोगे तो थीटा इज tan इनवर्स 2/16, और अगर आपको वेलोसिटी स्पीड निकालना है तो इसका रूट ले लो, तो 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर लेना बच्चों, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्पीड भी मिल गई थर्ड पार्ट की, और डायरेक्शन भी मिल गई, मतलब वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होंगे, और इस तरीके के सवाल जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट के सिंपल सिंपल सवाल होते हैं ये आपसे बन जाएगा। अब इसके जो वैरायटी होगी वो टफनेस बढ़ती जाएगी। अब हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे किस पे बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। रियलिटी में वैसे ही सवाल आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं अधिकतर, है ना। तो उसकी चर्चा हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज यहीं पे हम क्लास एंड करेंगे।